हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन किया था। हमको आशा है कि वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने उसको आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताया था। उसमें और भी तरीके हैं, लेकिन हमने आपको उसको सबसे सरल से सरल तरीका बताया था सूत्र निगमन का। तो ये जो उत्तल दर्पण है, इसमें भी हम आप लोगों के लिए सरल से सरल तरीका लेकर आए हैं कि अगर आप लोग ध्यान देंगे आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है, आप जानते हैं सूत्र के निगमन के लिए वस्तु रहनी चाहिए, प्रतिबिंब रहना चाहिए, तभी तो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब त्रिभुज बनेगा तभी तो हम उससे इक्वेशन बना के जो है निगमन कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, और इसके सामने एक वस्तु रखी गई। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके सामने एक वस्तु ये भी यहाँ रखी गई है। अब आप देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमको दो किरणें ले जाना होता है। तो हम पहली समांतर प्रकाश की किरण ले गए। तो ये जब दर्पण से टकराई, टकराने के बाद परावर्तित इस प्रकार से होती है कि ये दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, हमने ये मिला लिया। अब देखिए, अब हम दूसरी प्रकाश की किरण ले जाएंगे इसके वक्रता केंद्र की तरफ। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, देखिए ये जाती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, अपने ही मार्ग में लौट जाती है। मतलब जहाँ चली थी, अगर ये वक्रता केंद्र की सीध में जा रही है तो ये अपने ही मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसको दर्पण के पीछे इधर मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र से। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सीधा तो इससे बन नहीं पाएगा, स्केल तो है नहीं। देखिए यहाँ पर दोनों किरणें परावर्तित होने के पश्चात इधर तो लौट गई, लेकिन आप दर्पण के पीछे इसे मिलाते हैं तो यहाँ दोनों किरणें मिलती है, मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो इसको हम मान लीजिए ए डैश बी डैश। ए से हम किरणें ले गए थे तो ए डैश यहाँ बना और बी डैश यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना। अब हमको क्या करना है, अब हमको सूत्र का निगमन करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए त्रिभुज जहां बनता है, ये हम वस्तु यहाँ बना लेते हैं बी। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन से हमको लेना है। ठीक है, तो देखिए हमको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो सूत्र होता है। यानी एफ वी और यू हमको चाहिए। तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज लें जहां हमको ये तीनों मिल जाए। ठीक है, वही त्रिभुज लेंगे जहां हमको ये मिल जाए। तो देखिए हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज हम ले लिए ए बी और सी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा और कौन सा त्रिभुज लेंगे। अवतल में आपने सीखा था कि दो त्रिभुज हमने लिए, दोनों को समरूप सिद्ध किया। दोनों समरूप जब हो गए तो उसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो वही काम यहाँ भी करना है। हम एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, और दूसरा कौन सा लेंगे, दूसरा देखिए हम ये ले लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। अब इन दोनों में क्या समानता मिलेगी, आप ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा कोण कौन सा बराबर, ये वाला जो कोण है कोण सी, ये बड़े वाले त्रिभुज में भी बन रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में, ये तो कॉमन है दोनों के लिए। तो जब दोनों के लिए ये एंगल यहाँ पर कॉमन है तो ये दोनों में बराबर होगा। ठीक है, ये 90 दोनों के लिए बराबर हो गया और एक एंगल ये दोनों में कॉमन हो गया। जब ये कॉमन है तो जो दूसरा वाला एंगल है, ये जो एक बचा है, ये भी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो गए। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो आप देखेंगे, हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा हम ले लेंगे, इसमें ए बी और इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आधार हमने ले रहे हैं इसका आधार और इसका आधार। इसका आधार क्या है, बी सी, और इसका आधार क्या है, बी डैश सी। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे। ये तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। हमने आपको बताया था कम से कम दो इक्वेशन लेना पड़ता है। तो दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए।
ये देखिए यहाँ जो ये किरण परावर्तित हो रही है इसको आप कुछ मान लीजिए यम, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक लंब डालेंगे तो ये सीधा आएगा, यहाँ कहीं मिलेगा, इसको आप नाम दे दीजिए यन, ठीक है। तो ये हो गया यमयन। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, यफ यम और यन, या यम यन और यफ, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया यम यन और यफ, ठीक। और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक छोटा सा और त्रिभुज है, ए डैश बी डैश और यफ, ठीक है। ए डैश बी डैश यफ और यम यन यफ, ये ले लीजिए त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों में भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ 90 है तो यहाँ भी तो हम लंब डालें तो 90 होगा ही, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो कोण है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, सेम पहले की तरह कंडीशन बन रही है। ये वाला कोण जो है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है ये कोण। तो जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा जो कोण यहाँ बचेगा ये वाला कोण इसके बराबर अपने आप हो जाएगा, यानी इसमें भी तीनों कोण बराबर हो गए। तो जब इन दोनों त्रिभुजों में भी तीनों कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज यम यन यफ सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ के, ठीक। अब देखिए अगर एग्जाम में आप लोगों को लिखना पड़ता है तो आप इसको लिख लीजिएगा कौन एंगल किसके बराबर है, उसको हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। इसको आप बारी बारी से लिख लीजिएगा, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये दोनों उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को वो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम आप लोगों को बता दिए कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, इसीलिए भुजाओं का जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हम रेशियो लेंगे, रेशियो हम क्या लेंगे, इसमें लंब है यमयन और इसमें क्या है ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा यमयन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यमयन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये भुजा क्या है एन एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ, इसका आधार एन एफ और इसका आधार बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमको दो इक्वेशन मिल गए। अब आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ जो दर्पण, हम ये मानेंगे कि ये जो हमारा दर्पण है उत्तर, इसका द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है। इसका द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। द्वारक आप जानते हैं क्या होता है, परावर्तक तल का जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो अगर देखिए इसका द्वारक छोटा होगा तो ये जो हमारा यन बिंदु है, ठीक है, अगर ये यन बिंदु है, ये यन और पी के बीच की जो दूरी है ये बहुत ही छोटी होगी, यानी समझ लीजिए नगण्य के बराबर है, कुछ नहीं। यानी जो यन बिंदु है हम किस पर मान सकते हैं, पी पर, ठीक है। अगर देखिए दर्पण का द्वारक छोटा होगा, दर्पण इस तरह होगा, यहाँ जो बिंदु अगर इस पर हम लंब डालेंगे तो करीब इस तरह आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, एकदम नगण्य होगी। तो यानी जहाँ पर यन बिंदु है, ये यन बिंदु कहाँ पर जो है चला आएगा, पी पर। यानी कि जहाँ पे पी यन बिंदु है उसको हम क्या मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः क्या मानेंगे हम, यन इक्वल टू पी, ठीक है। यन बिंदु कहाँ चला आएगा, पी, यानी यन जो है निकटतम हो गया पी के, तो यन इक्वल टू हम पी मान सकते हैं, ठीक है। यन बिंदु चला आया पी पर। अब देखिए इससे प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे इक्वेशन पर, जहां जहां यन है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, पी। तो दूसरे इक्वेशन में देखिए ये वैल्यू जब हम रखेंगे यन की जगह पर पी, तो ये हो जाएगा यम पी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यन की जगह हम क्या लिख दिए, पी, तो पी एफ अपान बी डैश एफ, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए एक चीज इसमें हमको और करना है। आप जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, ठीक है। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन जाती हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है और इसकी पैरेलल एक लाइन जा रही है, किरण जा रही थी, तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, आप ये मानते हैं। तो ये ए बी जो है दूरी किसके बराबर हो जाएगी, यमयन के। ए बी इक्वल टू क्या होगा, यमयन होगा, ठीक है। तो जहाँ पे यमयन है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। तो इसको आप चेंज ना करिए, इसको यमयन की जगह डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए,
ए बी, इसमें वैल्यू हम चेंज कर लिए और यहाँ लिख देंगे चूंकि यम एन इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो यम एन इक्वल टू ए बी होगा तो यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर दी, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, चित्र हमने वहां बना दिया छोटे में क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी कम थी। अब देखिए हमको 3 इक्वेशन मिल गए, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है, पहला और तीसरा, ठीक है। पहले और तीसरे में आप ध्यान देंगे कि LHS जो हमारा है इसमें ए बी अपान ए डैश है, इसमें भी क्या है ए बी अपान ए डैश बी डैश, दोनों में इक्वल है। तो अगर हम दोनों से हमको क्या मिलेगा, अगर इसका LHS बराबर है तो RHS भी अपने आप बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इसको मिटा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, यानी कि BC अपान बी डैश सी इज इक्वल टू PF अपान बी डैश एफ, ठीक है, PF अपान बी डैश एफ। अब देखिए ये जो BC है, यहाँ पे BC है ना, तो ये BC को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको क्या बताया, सबको U, V और F के रूप में चेंज करना है। तो ये जो BC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, PB, ठीक है, PB प्लस PC लिख सकते हैं। इसको हम लिख दिए PB प्लस PC, ठीक है। इधर वस्तु की दूरी हो जाएगी U और इधर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, उसको हम फोकस में फिर कन्वर्ट कर लेंगे। तो PB प्लस PC अपान बी डैश सी। अब देखिए बी डैश सी क्या है, बी डैश सी ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, PC, पूरी दूरी में से PB डैश घटा देंगे, ये हो जाएगा PC माइनस PB डैश इक्वल टू PF। अब आप ध्यान दीजिए PF क्या है, PF हमारी फोकस दूरी है, तो इसको कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसको आप रहने दीजिए। और इसके बाद क्या है बी डैश एफ। अब देखिए बी डैश एफ की छोटी सी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये प्रतिबिंब और फोकस के बीच की दूरी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PF माइनस PB डैश, PF माइनस PB डैश। सबको इसी रूप में हम चेंज करेंगे ताकि सभी दूरियां हमको U, V और F के रूप में मिल जाए, ठीक है। जब सबको हम उस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो आसानी से बन जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा PB हमारा क्या है, ये देखिए आपने जाना है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, आपने पढ़ा है। तो PB ये हमारी वस्तु की दूरी है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो ये वस्तु की दूरी है, वस्तु हमारी यानी B, तो P से इसको नापेंगे, PB जो दूरी है ये वस्तु की दूरी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस U, ठीक है। प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद PC है, PC आप देख रहे हैं यहाँ, ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, तो इसको आप लिख लीजिए R, ठीक है। और आप दर्पण के पीछे की दूरी है ये, तो ये क्या पॉजिटिव होगा यानी प्लस R होगा, ठीक है। और फिर है PC। अब फिर देखिए PC वही है वक्रता त्रिज्या, इसको भी हम क्या लिखेंगे R, ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस PB डैश। अब देखिए PB डैश ये है प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और ये दर्पण के पीछे है यानी कि क्या होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है PB डैश यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि V। और फिर इक्वल टू PF फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्पण के पीछे है यानी कि पॉजिटिव होगा। और PF इसमें भी F हो जाएगा माइनस PB डैश ये वस्तु की दूरी है यानी कि ये भी क्या होगा V हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये FV के रूप में तो आ गया, लेकिन R तो हमारे फार्मूले में होता नहीं, तो R को हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, F के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो R इक्वल टू 2F होता है, ये आप जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ, फिर आगे हम लिख दे रहे हैं इसको। देखिए R की जगह हम क्या लिखेंगे 2F, ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F इक्वल टू 2F माइनस V इक्वल टू F अपान F माइनस V। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि R इक्वल टू 2F होता है, ठीक है, क्योंकि R इक्वल टू 2F, ठीक। अब देखिए अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, F माइनस V का इधर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, F का जो है U में गुणा होगा तो माइनस UF, फिर F का 2F में गुणा होगा तो 2F स्क्वायर, फिर माइनस V का माइनस U में गुणा होगा तो प्लस UV, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस V का प्लस 2F में गुणा होगा तो माइनस 2FV, और अपान नहीं होगा, इक्वल F का 2F में गुणा होगा तो 2F स्क्वायर, फिर F का माइनस V में गुणा होगा तो माइनस FV, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे दोनों तरफ 2F स्क्वायर पॉजिटिव हमको मिला,
तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान देंगे कि इधर देखिए, इधर -2f है, इधर क्या है, इधर -f है। तो इसको अगर हम इसका पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमको, इधर बचेगा -uf प्लस uv और इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा -fv प्लस 2fv। ठीक है, अब देखिए +2fv में से हम एक fv माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, -fv। तो इसको हम यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -fv। ठीक है, ये इधर गया तो माइनस कहाँ बचेगा, +fv बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, +2f हो जाएगा ना, तो ये ज़्यादा होगा तो क्या बचेगा, केवल fv। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन जो हमारा बन गया है, इस इक्वेशन में हमको u, v और f से भाग दे देना है दोनों पक्षों में, LHS में और RHS में, दोनों पक्षों में आप किससे भाग देंगे, u, v, f से, यही ध्यान देना। तो इसके आप दोनों पक्षों में u, v, f से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा -uf बटा uvf प्लस uv बटा uvf इक्वल टू fp अपान uvf। ठीक है, अब देखिए uf और uf कैंसिल हो गया, uv कैंसिल हो गया, fp कैंसिल हो गया, बचा क्या, इधर आप ध्यान देंगे क्या बचा है, -1 अपान v इक्वल प्लस, इधर ऊपर 1 बचा नीचे f, 1 अपान f और इक्वल टू इधर ऊपर 1 और नीचे u, तो 1 अपान u। ठीक है, अब आप इसको जब अरेंज कर लेंगे, ये f को उधर ले जाएंगे या 1 अपान v को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको ये फिगर बनाना है, वस्तु को जो है अनंत और इसके ध्रुव के मध्य में कहीं पे रखना है। उसके बाद आप एक किरण ले जाएंगे समांतर, एक किरण ले जाएंगे इसके वक्रता केंद्र की तरफ, दोनों जहाँ काटेंगे वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद जो त्रिभुज हम आप लोगों को बताएं जहाँ से हमको ये दूरियाँ मिल सकती हैं एफ, यू और वी, ठीक है, वही त्रिभुज आप लेना है, उससे आपको 2 इक्वेशन बनाना है। उसके बाद आप लोग जो सेम प्रोसेस हम बताए हैं आप इसी तरह लगा लीजिएगा, इक्वेशन जो है आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।